एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स हैं। Now we know from the foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only we have the key tool। जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है ऐसे नहीं हो जा रही, हमें कुछ टूल्स की जरूरत, हमें कुछ औजार की जरूरत पड़ रही है। जैसे पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने डिजायरेबल जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है डीएनए पॉलीमेरेज बोल सकते हैं या फिर पॉलीमेरेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये रिप्लिकेशन करा रहा है, मीन्स ढेर सारे मल्टीपल कॉपीज बनवा रहा है। फिर लाइगेस क्या कर रहा था, जो रिकम्बिनेंट डीएनए हम बना रहे थे, जिस प्लाज्मिड से अपना डिजायरेबल जीन ऐड कर रहे थे, तो किसकी हेल्प से हो रहा था, डीएनए लाइगेस की हेल्प से हो रहा था। फिर हमें वेक्टर ढूंढना, वेक्टर का मतलब प्लाज्मिड जिसमें हम जोड़ रहे हैं, और एक होस्ट बॉडी ढूंढनी जो अपना रिप्लिकेशन करेगा, मीन्स अपना रिप्रोडक्शन करेगा, और हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दिस डिटेल। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सीजर है। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इश्चिया कोलाई वेयर आइसोलेटेड, ठीक है। 1963 में देखा गया कि दो ऐसे एंजाइम थे जो क्या कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोक रहे थे। किस पे, ई कोलाई। अब बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये वायरस होते हैं, ये नॉट बैक्टीरिया, ये वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में भी बीमारी कॉज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ई कोलाई का सेल है, यहाँ पे ये वायरस इस तरीके से, वायरस के पास दो ही चीज़ होता है, ऊपर प्रोटीन, अंदर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल उसका, डीएनए या फिर आरएनए, ओके। तो लेकिन ये बैक्टीरियोफेज है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे एंजाइम है जो ई कोलाई के पास है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के पास है, जो क्या कर रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसका ग्रोथ को रोक रहा है, मीन्स इसको बढ़ने नहीं दे रहा, बीमारी कॉज नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो अब उन एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ दीज एडेड द मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। जो एक एंजाइम था ई कोलाई का, वो क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था मिथाइल ग्रुप को, किस पे, डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था। दूसरा, वाइल अदर कट द डीएनए। दूसरा क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था, क्योंकि जब कुछ ऐड करना है तो उसको कट भी तो करना रहेगा। तो ये मान लीजिए ई कोलाई का सेल है, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज इस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या करना चाहता है, बीमारी कॉज करना चाहता है ई कोलाई, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं इसके ग्रोथ को, कि तुम बीमारी कॉज नहीं कर सकते हो। पहला क्या कर रहा है, पहला एंजाइम मिथाइल ग्रुप को कहाँ ऐड कर रहा है, डीएनए में ऐड कर रहा है मिथाइल ग्रुप को, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि उस डीएनए में क्या कर रहा है, कटिंग्स लगा रहा है, ठीक। द लेटर वॉज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बाद में पता चला कि कुछ नहीं, ये क्या एंजाइम से, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। The first restriction endonuclease is Hen2, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized after 5 years later। जो पहला हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था, Hen2 था, फर्स्ट नहीं था, सेकंड था, याद रहना चाहिए, ठीक है। जिसका फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस, मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड है सपोज करिए, तो इसमें ना इसका स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ पे काम करेगा, ठीक है। इसको निकाला गया था 1963 में देखा गया था, ठीक है। लेकिन इसके 5 साल बाद इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पता चला, मीन्स कि हमने आइसोलेट पहले ही कर लिया था इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, Hen2 को, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग थी, किस तरीके से फंक्शन करता है, इसको 5 साल बाद जाना गया, ठीक है। It was found that the Hen2 was always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific DNA sequence of 6 base pair। ये पाया गया जब कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा गया 5 साल बाद, कि जो Hen2 है ना, ये डीएनए की उस सीक्वेंस पे काटता है जहाँ पे उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस कहाँ, 6 बेस पेयर का हो। मीन्स की जो 6 बेस पेयर, क्योंकि डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना है, मीन्स कि ढेर सारे उसके नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे जुड़े होंगे, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होंगे, वहाँ पे राइबोस शुगर जुड़े होंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Hen2 होगा ना, वो अपने उस सीक्वेंस पे काम करेगा जहाँ पे 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस सीक्वेंस या फिर दिस स्पेसिफिक बेसिस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर द Hen2। जो ये स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है ना, कि पूरा तो डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर प्रेजेंट, लेकिन ये अपना जो है, अपना इसका जो स्पेसिफिक होगा कि किसके साथ इसको कट करना है, तो वो क्या होगा, 6 बेस पेयर का होगा, मीन्स वहीं पे जाके कट करेगा उस न्यूक्लियोटाइड वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस की, इसकी पहचान, मीन्स इसको बोल सकते हैं कि इसको कट करने के लिए इसका जगह यही है। Beside Hen2, today we have no more than 900 restriction enzymes that were isolated from over 230 strain of bacteria, each of which recognize different recognition sequence, ठीक है। अब Hen2 के बाद भी हमारे पास 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ठीक है, ऐसे। और कहाँ से इसको निकाला गया है, लगभग 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया, और इनके क्या है, डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन
सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि अगर हिंट सेकंड का यहाँ प्रेजेंट है तो अगर हिंट फर्स्ट आया तो उसका भी यही, नहीं नहीं, सबका अलग अलग जगह है। मीन्स कि सबका हम बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस अलग है, तभी सबका फंक्शन भी डिफरेंट है। तो ये कहना चाहता है एनसीईआरटी कि अभी भी हमारे पास 900 से ज़्यादा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और कहाँ से आइसोलेट किए गए, कहाँ से निकाले गए हैं, ये बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लगभग 230, और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट अपना बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट है। आगे देखते हैं, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर, जो सेकेंड 2 लेटर होंगे, कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वेयर आइसोलेट। ठीक है, कि जो नाम है, जो नेमिंग की गई है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो पहला लेटर होगा वो जीनस रिप्रेजेंट करेगा, बाद के 2 लेटर, ठीक है 2 लेटर बाद के, उसके बाद इस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे किस प्रोकैरियोटिक सेल से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इको R1, RI मत पढ़ना, R1 पढ़ना। ठीक है, कम्स फ्रॉम द एस्चेरिचिया इकोलाई RY in 13। मीन्स कि बोलना चाहता है कि जो ई है ना, ई फॉर जीनस मीन्स इको, ये इको R1 का जो बोला गया है कि जो आगे का ई होगा ना, ये जीनस से निकलेगा। उस जीनस का नाम क्या है, एस्चेरिचिया। ठीक है, ये मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई RY 13। ठीक है, इसके जीनस से निकाला गया। ठीक, और CO क्या है, इसको बोलेंगे हम स्पीसीज। ठीक है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा OI। ठीक है, तो यही इसका जीनस स्पीसीज, इससे निकाला गया। R रिप्रेजेंट करेगा किस स्ट्रेन से है, जो इसका स्ट्रेन है RY 13 है। ठीक है, और जो फर्स्ट है ये रोमन नंबर है, ये फर्स्ट क्या है, रोमन नंबर है। अब देखिए, इन इको R1 द लेटर R, अब R के बारे में बात की, इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, की किस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया है। ठीक है, ये स्ट्रेन बताएगा। ठीक है, और जो हम R1 कह रहे हैं वो रोमन में 1 है, फर्स्ट है। ठीक है, द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जो हम लोग रोमन में 1 बोल रहे हैं बार बार, फर्स्ट, ये क्या बताएगा, ये रोमन लेटर हमको ये बताएगा कि किस ऑर्डर से निकाला गया है। ठीक है, किस एंजाइम के किस ऑर्डर से निकाला गया है, जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया का वो कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, उससे पता चलेगा। जैसे मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि इको R1, ई क्या होगा, एस्चेरिचिया, ओ क्या होगा, कोलाई, मीन्स ये जीनस होगा, और ये होगा स्पीसीज। तो R क्या होगा, R जो है ये स्ट्रेन बताएगा किस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से निकाला गया, किस प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला गया, उसका स्ट्रेन। और जो 1 है ना, ये रोमन में है, ये ऑर्डर बताएगा कि जो हमने जिस प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला उसका ऑर्डर क्या, उस स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, एक छोटा सा क्लास नहीं, बहुत बड़े क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो उसका ग्रुप है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, देयर आर 2 काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं। देखिए, पहला एक्सो न्यूक्लियस है, दूसरा एंडो न्यूक्लियस है। ठीक है, 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस होता है, एंडो न्यूक्लियस। अब इसके बारे में देखते हैं। एक्सो न्यूक्लियस रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, वेयर एज द एंडो न्यूक्लियस मेक द कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ठीक है, क्या होता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो एक्सो न्यूक्लियस होगा ये क्या करेगा, साइड वाले जो न्यूक्लियोटाइड है इस पर कट लगाएगा, इसको काटेगा। ठीक है, जो एंडो न्यूक्लियस है, ये डीएनए का कोई भी सीक्वेंस हो, यहाँ कहीं भी बीच में प्रेजेंट है, कहीं भी, ऐसा नहीं कि सेंटर में ही काटेगा, नहीं, कहीं भी मींस साइड से अलग, एंड से थोड़ा दूर पे, कहीं भी बीच में भी प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड, वहां पे कटिंग लगाएगा। एक्सो से याद करिए कि ये सिर्फ एंड पे कटिंग करेगा, क्या करेगा, रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को। और एंडोन्यूक्लियस कहीं भी बीच में भी उसका स्पेसिफिक पोजीशन या फिर उसका रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट है तो वहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना है कि डीएनए सीक्वेंस उसका कहाँ प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कट कर दे, नहीं, वो अपना क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट ढूंढता है कि कहाँ मुझे कट करना है। ठीक है, once it find its specific reorganization sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at the specific point in the rear sugar phosphate backbone। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं कि एक स्ट्रैंड पे काटा दूसरे स्ट्रैंड में नहीं काटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड पे उसको कट करना जहाँ पे उसने अपना स्पेसिफिक साइट पा लिया। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है, देखिए।
ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस की बात नहीं, अगर एक्सोन्यूक्लियस होता तो वो साइड साइड पे कटिंग लगाता, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है तो यहाँ साइड साइड पे कट लगाएगा। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डीएनए के कहीं भी बीच में, एंड को छोड़ के कहीं भी सीक्वेंस उसका प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन साइट, तो वहाँ पे कट लगाएगा। और कट कैसे लगाएगा, ऐसा नहीं है कि डबल हेलिकल है तो यहाँ पे उसका अगर सीक्वेंस है तो यहाँ नहीं, दोनों भी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे क्या करेगा, कट लगाएगा। मीन्स के शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है उसको तोड़ देगा। ठीक है। Each restriction into nucleus recognized at a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। हर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के पास एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट है ना, वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, डू यू नो व्हाट इज पैलिंड्रोम्स आर, क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स? दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये ऐसे लेटर्स होते हैं, मीन्स एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें आगे से भी आप पढ़ेंगे वही सेम आएगा, पीछे से पढ़ेंगे सेम। जैसे कि एग्जाम्पल मलयालम, आगे से पढ़ेंगे तब भी मलयालम होगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी। जैसे मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ, डैड। ठीक है। अगर आप आगे से भी पढ़ रहे हैं तो डैड, पीछे से बैकवर्ड से भी पढ़ रहे हैं डैड। ठीक है। मॉम, ठीक है, मॉम में भी यही सेम है, आगे से भी पढ़ेंगे तो भी मॉम होगा, पीछे से भी पढ़ेंगे तो भी मॉम होगा। मीन्स कि जो उनका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक होगा। मीन्स आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम आएगा, किसका, वहाँ पे क्या होंगे, बेस पेयर्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। आगे से पढ़ेंगे तो भी सेम बेस पेयर्स आएंगे, पीछे से पढ़ेंगे तो भी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम आगे देखते हैं किस चीज़ का ध्यान रखना है। एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन द डीएनए इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग कीप्ड सेम। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया यहाँ से पढ़ने का तो यहाँ ना, ऐसा नहीं। आपको स्ट्रैंड या बोल सकते हैं कि एंड, जैसे यहाँ पे 5' to 3' जा रहा है तो यहाँ से भी आपको 5 to 3 ही आना है, ऐसा नहीं कि 3 to 5, तो गलत हो जाएगा। आपको ओरिएंटेशन क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा कि जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए में, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अलग अलग होते हैं, ये चीज़ पहले क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो बेस पेयर होंगे ना, उनका रीडिंग करना है तो आपको दोनों स्टैंड में सेम दिखेंगे जब आप ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड 5 to 3 डायरेक्शन एंड दिस इज ट्रू इफ द 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि GAATTC। ठीक है। ये किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या बोल सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है। अगर आप 5' से 3' जा रहे हैं तो वही आ रहा है GAATTC, अगर 5 से इधर आ रहे हैं GATTC। ठीक है। लेकिन अगर आप 3 to 5 जा रहे हैं तो 3 to 5 क्या आ रहा है, CTTAAG। लेकिन यहाँ से, अब यहाँ 3 से ही चलना है आपको, तो यहाँ पे CTTAGG। मीन्स आपको ओरिएंटेशन क्या रखना है, सेम रखना है, तभी आपको क्या होगा कि दोनों तरफ से आप पढ़ेंगे तो सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा ना, वो कट क्या करेगा कि जो उसका पैलिंड्रोमिक साइट है ना, उससे थोड़ा सा दूर, हल्का सा। ठीक है। और ऐसे बेस पेयर में कट करेगा वो सेम बेस पेयर, जैसे यहाँ अगर कट कर रहा है GA के बीच में तो इधर भी GA के बीच में होगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि सेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल में ये एग्जांपल है ECO R1 का ही है। ठीक है। तो उसका ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो कट कैसे करता है, इसका जो मिडिल होगा ये A और T वाला होगा, कभी भी ये A और T पे कट नहीं करेगा। ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने जो डीएनए सीक्वेंस है या फिर बोल सकते हैं पैलिंड्रोमिक साइट से सेंटर से थोड़ा अवे कट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका जो सेंटर होगा A और T होगा। ठीक है। तो वो कट कहाँ करता है, G और A के बीच में, और इधर भी G और A के ही बीच में करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे TT के बीच में कर दे, नहीं, उसका जो भी साइट होगा ना, दोनों स्टैंड में सेम ही होगा। ठीक है। तो सेम बेस पेयर के बीच में कट करेगा, जैसे G और A में कट करता है तो यहाँ पे भी G और A के बीच में ही कट करेगा। ठीक है। दिस लीव ए सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड। फिर यहाँ से जब ये कट करेगा तो ये वाला पोर्शन कितना ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन कितना, मीन्स कि ये लंबा सा एक चेन छोड़ देगा। देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, जिससे कहते हैं स्टिकी एंड ऑन द ईच स्ट्रैंड। ठीक है। एक स्ट्रैंड में यहाँ पे G और A के बीच में कट किया तो ये तो हट जाएगा, G तो निकल जाएगा, बट AATTC जो है ये क्या होगा, एक लंबा सा हैंगिंग स्टिक निकल जाएगा। फिर यहाँ पे AATTC ये भी क्या है, लंबा सा निकल जाएगा। स्टिकी एंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि एक बेस पेयर खत्म हुआ तो इसके पास क्या है, कैपेसिटी है कि किसी के साथ बाइंड करने के लिए, किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ताकि हमारा क्या हो जाए, डीएनए सीक्वेंस फिर से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। आगे देखते हैं,
These are named so because they are hydrogen bond with their complementary कट काउंटर पार्ट। इन्हें हम स्टिकी एंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बेस पेयर है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके इनके इनके, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब इसको हम क्या करें, कट कर दें जी और ए के बीच में, तो जो सी वाला का जो बॉन्ड है जी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, वो तो टूट गया। तो अब क्या सोचेगा कि यहाँ पे हमको बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे भी जब हम जी और ए के बीच में कट करें तो यहाँ पे भी बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं बेस पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टिकी एंड हो जाएगा कि मीन्स इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी ताकि फिर से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए का बन सके, ठीक। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। यही जो स्टिकी एंड है ये किसको फैसिलिटेट करता है, किसको हेल्प करता है, डीएनए लाइगोज को। ये क्या करेगा, इसी स्टिकी एंड में ही क्या चिपका देगा, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए लाके यहीं पे चिपका देगा, ठीक है। स्टिकी एंड तो पहले से ही है क्योंकि इनको क्या बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है। जब हम अपना डिजायरेबल डीएनए ला रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, इसी जो ये निकल चुका है, ये ओवर हैंगिंग वाला जो पार्ट है, यहीं पे क्या करेंगे, ला के अपना डिजायरेबल डीएनए किससे चिपका देंगे, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। आगे देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ जीन। जो रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस है ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक है कि इसी नहीं, अगर इनका किसी भी ऑर्गेनिज्म में इनका जो बोल सकते हैं सीक्वेंस प्रेजेंट है, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, उनका वो जीन वहां से क्या करेंगे, कट करके वहां पे डिजायरेबल जीन जोड़ सकते हैं। मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट जीनोम्स में भी, ठीक है। When cut by same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end and these can join together end to end by using DNA ligase। एक चीज़ का याद रहना चाहिए कि जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं ना, जब हम आइसोलेट भी कर रहे हैं फॉरेन डीएनए, उसको भी अपने उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना जिससे हमें प्लाज्मिड या फिर वेक्टर में जोड़ना है, वहाँ पे भी हमको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना है, तभी तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये था एग्जाम्पल सैल्मोनेला टाइफेरियम का, उसका जो प्लाज्मिड था वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ से हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। अब हम इस जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ कट कर रहे हैं, तो जो हम दूसरे का प्लाज्मिड ले रहे हैं इकोलाई का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि इनका क्या हो सके, मिलन हो सके, मीन्स कि अपना बेस पेयर आगे चल के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बना सके। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करें, तभी सेम जैसा स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा और हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए डायग्राम यहाँ दिया है, चलिए पहला वाला डायग्राम देख लीजिए इसको। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, किस तरीके से काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। हम जानते हैं कि वो उनका क्या होता है, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, तो वो डीएनए क्या है, डबल हेलिकल है। यहाँ देखिए, तो जो दोनों स्ट्रैंड पे ही कट होगा, सेम ही बेस पेयर में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टी में कट करा तो यहाँ पे भी सी के पास कट कर दे, ऐसा नहीं है। ये हमारा वेक्टर डीएनए, ठीक है। वेक्टर डीएनए का मतलब ये प्लाज्मिड की बात कर दी है सीधे, पहले प्लाज्मिड, पहले वेक्टर लेके आओ फिर अपना डिजायरेबल डीएनए लेके आना, ठीक है। तो क्या बात कर दी है, ये वेक्टर डीएनए की बात कर दी है। तो ये वेक्टर डीएनए में क्या होगा, ये मिस इको R1 का है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस से क्या है, GAA-TTC, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ चलेंगे। तो इसका कट कहाँ लगता है, G और A के बीच में लगता है, ग्वानिन और एडनोसिन के बीच में लगता है, ठीक है। इस तरीके से कट लग गया, ठीक है। जब कट लग गया तो ये वाला पार्ट तो रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ देखिए रिमूव हो गया, और यहाँ तो सिर्फ G रिमूव हो रहा है, तो यहाँ ये रिमूव हो रहा है। फिर देखिए ये वाला इको R1 कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस ऑफ G एंड A ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAA-TTC इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। इको R1 तभी डीएनए के सीक्वेंस को कट करेगा जब उसका पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, GAA-TTC प्रेजेंट रहेगा। ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए का मतलब हमारा डिजायरेबल डीएनए की बात की जा रही है। यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा इको R1 का GAA-TTC मीन्स ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा, यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो कटिंग होगी G और A के बीच में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ वाला G भी रिमूव हो गया, यहाँ वाला ओवर हैंगिंग वाला पार्ट ये वाला भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा और यहाँ पे सिर्फ G बचेगा। तो अब देखिए कि आराम से क्या है, ये दोनों स्टिकी हैं, मीन्स स्टिकीनेस यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री से। तो क्या होगा, ये स्टिकी एंड बन गया इस तरीके से। तो डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करेंगे किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो ये स्टिकी एंड इधर भी बन गए, इधर भी बन गए। ये वेक्टर है, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि सैल्मोनेला टाइफेरियम जो बैक्टीरिया है उसका क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और जो इकोलाई है बैक्टीरिया उसका ये प्लाज्मिड है, मीन्स वेक्टर की तरह काम करेगा। तो दोनों में ही सेम हमने क्या यूज़ किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट लगा और इसको फिर क्या किया, जोड़ दिया गया डीएनए लाइगेज की हेल्प
हेल्प से अब ये बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यही जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट की बॉडी में, मीन्स इकोलाई की बॉडी में। जितनी बार वो डिवाइड करेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड करेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये है हमारा फॉरेन डीएनए। ठीक है, फॉरेन डीएनए हो गया, और ये क्या है, वेक्टर डीएनए, इसे प्लाज्मिड। फॉरेन डीएनए का मतलब वही हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो सैल्मोनेला टाइफेरिया में पाया जा रहा था, और ये वेक्टर डीएनए के प्लाज्मिड एक इसका इकोलाई का। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया, कट किया हमने फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे, GAATTC वाला सीक्वेंस है। ठीक है, इस तरीके से कट हुआ तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हो जाते हैं। और यहाँ पे भी कट किया, मान लीजिए यहाँ साइड था, ये देखिए फ्रैगमेंट। अब यहाँ लाइगेज की हेल्प से क्या करेंगे, हम फॉरेन डीएनए को, जो हमारा फॉरेन डीएनए या फिर डिजायरेबल डीएनए, उसको किससे जोड़ेंगे, प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पे लाके हम जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो बन गया, इसको हमको क्या, इकोलाई के बॉडी में या इकोलाई बैक्टीरिया उसके सेल में हमको ट्रांसफर करना है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जब हम ट्रांसफर करते हैं इकोलाई के सेल में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इन रिसिपिएंट या फिर बोल सकते हैं होस्ट की बॉडी या होस्ट के सेल में। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ई कोलाई क्या होगा, डिवीजन करेगा अपना। तो यहाँ से देखिए 1 से 2 बने, तो अब इसमें जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये भी क्या करेगा, प्लाज्मिड के साथ डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। You have realized that normally, unless one cut the vector and the source of DNA with same restriction enzyme, the recombinant DNA vector molecule not be created. अगर आप ये गलती कर दे क्या, कि वेक्टर और मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर में देखिए कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को आपने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, तो क्या ये आगे जुड़ पाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, यहाँ पे दूसरा होगा, तो आगे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएगा। मीन्स कि मतलब कि जब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो फॉरेन डीएनए या डिजायरेबल डीएनए है या वेक्टर डीएनए, दोनों को हमको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाना पड़ेगा। मीन्स कि हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे उसके जो पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस है वहाँ पे वो कट कर देगा। तब यहाँ पे क्या होगा, स्टिकी एंड हो गया, क्योंकि यहाँ से तो कुछ उसके बेस पेयर कट होकर निकल गए, बाहर निकल गए, तो ये क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे। यहाँ पे भी यही होगा कि जो हमारा फॉरेन डीएनए है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में यहाँ भी कट लगा है, तो सेम यहाँ पे भी उसका स्टिकी वाला पार्ट बचा रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पे देखिए ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये प्लाज्मिड का है, इकोलाई का। यहाँ पे जब कट लगा तो ये स्टिकी एंड बना। यहाँ पे जो हमारा फॉरेन डीएनए या फिर डिजायरेबल डीएनए है, जो कहाँ प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, यही वाला है। तो यहाँ पे भी सेम हमने क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, तो यहाँ पे सेम स्टिकी एंड यहाँ भी प्रोड्यूस हुआ। फिर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, किससे, डीएनए लाइगेज से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करना है, चाहे वेक्टर डीएनए हो चाहे फॉरेन डीएनए हो। अगर हम ऐसी गलती करते हैं, मीन्स कि अगर हम क्या करें, दूसरा मीन्स कि बोला गया कि वेक्टर को किसी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा दें और जो हमारा डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसका किसी और से करा देंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट कर देगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा डीएनए बेनिफिशियल है। मीन्स कि हम फ्रैगमेंट्स में से क्या करेंगे, छाटेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, आइसोलेट कैसे करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम खत्म हो गया, उसने क्या किया, जो भी हमें डिजायरेबल जीन चाहिए था उसका हमने क्या किया, कट करा लिया। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था सैल्मोनेला टाइफेरियम में, जिसमें क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या किया, कट करा दिया। ठीक है, जब हमने कट करा दिया तो अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, किसी ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो कि ई कोलाई में जो प्लाज्मिड है वो बहुत नॉर्मल है, उसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो कट लगाए हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो प्रेजेंट कहाँ है, सैल्मोनेला टाइफेरियम में, तो हम उसे आइसोलेट कैसे करेंगे। मीन्स जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, फ्रैगमेंट्स हो गए हैं, उसको आइसोलेट। एनसीईआरटी क्या करती है ना, पहले आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सिखा देगी, फिर अब एक एक करके एक एक स्टेप बताएगी कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है फॉरेन डीएनए या फिर डिजायरेबल डीएनए में, तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो जाते हैं, उसे कैसे छाटते हैं। मीन्स कि पहले पूरा कहानी बता के फिर बाद में लास्ट स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करता है। तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ द डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। जो कटिंग हुआ है डीएनए का, किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। देखिए जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, या फिर हम बोल सकते हैं एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो कट हुआ है ना, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हुआ, किसकी हेल्प से हुआ, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर है।
दीज फ्रैगमेंट कैन सेपरेटेड बाई टेक्निक नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो फ्रैगमेंट्स इतने हुए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो फ्रैगमेंट्स में से हम जो हमारे लिए अच्छा डीएनए फ्रैगमेंट होगा, जो जाके आगे हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो हम उस फ्रैगमेंट को छाटेंगे कैसे? अब इतने सारे तो बन गए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना दिए, लेकिन उनमें से भी सबसे सुटेबल फ्रैगमेंट्स कौन होगा? हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसे आइसोलेट करते हैं। सिंस DNA fragment are negatively charged molecule that can separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through the matrix या फिर मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। डीएनए क्या है? निगेटिवली चार्ज है। अब ये सोचेंगे कि नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेस होंगे, ठीक है, और बोल सकते हैं राइबोस शुगर होंगे। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़े होंगे। जो फॉस्फेट ग्रुप होंगे ना, उनके ऊपर क्या होगा? निगेटिव आयन्स के चार्जेस भी होंगे। तो ये क्या होंगे? जिसकी वजह से डीएनए क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज होगा। मीन्स कि फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से हो जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ये वाला वेल देखिए, यहाँ पे ये क्या है? एक वेल है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कुआं है। ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर दिए हैं डीएनए के। ये देखिए सारे फ्रैगमेंट्स है डीएनए के। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फ्रैगमेंट्स को डालेंगे, ठीक है। ये कैथोड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एनोड होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है? डीएनए के फ्रैगमेंट निगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। अपोजिट जो चार्ज होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जो निगेटिव चार्ज है, कैथोड क्या होगा? कैथोड क्या होगा? ये भी निगेटिव है, और एनोड क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या है? ये जेल भरा हुआ, किसका है? एग्रोस जेल होता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि समुद्री घास है ये, ठीक है, या रेड एल्गी भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा फिल होगा। तो यहाँ पे वेल में ढेर सारे क्या डाले जाएंगे? डीएनए के फ्रैगमेंट्स। अब ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स जब डाले जाएंगे, तो फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि जो डीएनए होंगे, जो सबसे छोटा डीएनए होगा, वो बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाएगा? एनोड वाले के पास। अब तुम सोचो, अगर रेस हो रही है, ठीक है, 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, अब जो सबसे मोटा रहेगा उसको टाइम लगेगा ना दौड़ने में, लेकिन जो सबसे पतला रहेगा, जो फुर्तीला रहेगा, वो सबसे तेज दौड़ेगा और रेस जीत भी सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मोटा रहेगा वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ेगा एज कम्पेयर टू उससे जो सबसे ज़्यादा पतला है या फुर्तीला है, या फिर बोल सकते हैं जो सबसे आगे है दौड़ में, तो उससे तो पीछे ही रहेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि जो ये देखिए क्या है? बहुत मोटा है, ये देखिए पतला है। मीन्स कि इसकी जो साइज़ है बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, ठीक है। जिसकी साइज छोटी होगी, एग्रोस जेल क्या कराएगा? मूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। ये क्या करेगा? सीविंग इफेक्ट देगा कि जिसकी साइज, जिस डीएनए फ्रैगमेंट की साइज छोटी होगी ना, वो बहुत जल्दी क्या करेगा? एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उससे से आइसोलेट कर लेंगे कि जो रेस में फर्स्ट आया है वही हमारा क्या है? डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है, वही हमारे डिजायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट्स है। तो ये क्या है? कैथोड है, जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एनोड है, पॉजिटिव चार्ज है। हमारा डीएनए भी निगेटिवली चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा एनोड की तरफ जाएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करेंगे। ये एग्रोस की जेल है, देखो ये सारे वेल हैं। यहाँ पे क्या डाले जा रहे हैं? डीएनए के फ्रैगमेंट, क्योंकि हमें उनमें से ही छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डीएनए के बैंड्स लगे हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पे लार्ज है, जो सबसे छोटा होगा वो आगे होगा, क्योंकि एग्रोस जेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? सीविंग इफेक्ट। अब वही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए कि जो डीएनए फ्रैगमेंट है वो निगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो कहाँ मूव करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे? एनोड की तरफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक इज एग्रोस विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीवीड। जो अभी के टाइम पे जो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम लोग मीडियम बना रहे हैं, या बोल सकते हैं मैट्रिक्स बना रहे हैं इस सिस्टम का, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एग्रोस जेल। मीन्स एग्रोस का वो जेल बनाते हैं पूरा। वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? ये सीवीड है, मीन्स समुद्री बोल सकते हैं घास है, ठीक है। ये नेचुरल पॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एग्रोस जेल ही क्यों यूज़ करते, कोई क्यों दूसरा हम लोग सीवीड यूज़ क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड बाय द एग्रोस जेल। जो एग्रोस जेल होगा वो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रैगमेंट जो सबसे छोटा होगा वो बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाएगा? एनोड वाले पॉइंट पे, मीन्स एनोड के पास पहुँच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मीडियम सुटेबल कौन बना रहा है? एग्रोस जेल बना रहा है, जिसकी वजह से सेविंग इफेक्ट हो रहा है। और जो हमारा डीएनए फ्रैगमेंट निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे देखिए जो निगेटिवली चार्ज है कहाँ पहुँच रहा है? एनोड की तरफ पहुँच रहा है, क्योंकि हमने बाहर से क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। Hence the smaller the fragment size, the further it moves। जितना छोटा डीएनए फ्रैगमेंट होगा उतना दूर भागेगा वो। मीन्स कि हम ये कहना चाहते हैं कि जितना छोटा साइज होगा, सेविंग इफेक्ट एग्रोस जेल पूरा प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो बहुत जल्दी कहाँ पहुँच सके? एनोड पहुँच सके। तो जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा, ठीक है, उतना ही दूर कहाँ पहुँच जाएगा? अपने एनोड वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा।
आगे देखते हैं, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग विद द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलो बाय द एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी द प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, जो ये आप देखिए यहाँ पे जो डीएनए बन गया ना, ये हमको सही से दिखेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इसके साथ साथ हमको क्या डालना पड़ेगा, यूवी रेडिएशन डालना पड़ेगा, तब हमको जाके डीएनए के फ्रैगमेंट विजुलाइज होंगे एग्रोस जेल में। ठीक है, तो हमको अगर डीएनए देखना है नेक्ड आई से तो वो नहीं दिखेगा, वो विजिबल नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड का कंपाउंड डालना है, इसके अलावा यूवी रेडिएशन डालना है, मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालना है, तब जाके हमको ये विजिबल होगा। अब किस कलर में विजिबल होगा वो देखिए, you can see the bright orange color band of the DNA in ethidium bromide stain gel exposed to UV light। ठीक है, ये जो हमको बैंड्स दिखेंगे, छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स दिखेंगे जो एनोड के पॉइंट पे आ चुके हैं, वो हमें कैसे दिखेंगे, हमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला कंपाउंड, उसके साथ साथ हमने यूवी रेडिएशन भी डाली, तो हमें जो बैंड दिखे ना वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखे। तो कलर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज। एग्जाम में बहुत पूछता है इस टॉपिक से कि किस कलर का दिखा, कौन सा कंपाउंड डाले, कौन सा रेडिएशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, क्या डालना है, इथिडियम ब्रोमाइड डालना है, उसके साथ साथ हमें यूवी रेडिएशन की लाइट भी वहां पे डालनी है, लेजर लाइट डालनी है यूवी रेडिएशन की। फिर हमको क्या दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रैगमेंट या डीएनए बैंड्स दिखेंगे। ओके, द separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extract from the gel piece। जो separated DNA जो यहाँ पे आ गया है DNA फ्रेगमेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, कट, अब हम इसको निकालेंगे। हमको क्या निकालना है, अपना जो हमारा डिजायरेबल या बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉरेन DNA है उसको किसने काटा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। अब हम उसमें से भी उस वाले को अपने लिए सुटेबल मानेंगे जो क्या होगा, बोल सकते हैं कि जो बहुत स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, जो ज़्यादा हैवी नहीं होगा और बहुत जल्दी क्या फास्ट मूवमेंट कर रहा है एग्रोस जेल से। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, अब उसको आइसोलेट निकालेंगे, मीन्स आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे एग्रोस जेल से। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को हम इल्यूशन कहते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। जब ये डीएनए फ्रैगमेंट बाहर निकल जाएगा तो हमने या कोई प्लाज्मिड रखा या कोई वेक्टर रखा, उसमें क्या करेंगे, हम इसको डीएनए लाइगेज की मदद से क्या करेंगे, इस तरीके से इसको जोड़ देंगे और क्या बना लेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता ही क्यों है, ये प्रोसेस इसलिए होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, उसने डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स कर दिए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ये सब एक ही सेम साइज का, नहीं, कोई बड़ा होगा तो कोई मोटा है तो कोई छोटा है, तो मतलब बहुत साइज के हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें हमको जो हमारा जो डीएनए फ्रैगमेंट है छोटा हो, वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। जब हम निकालते हैं तो हमको दिखता नहीं है विजिबल आई से। देखिए, विजिबल लाइट में हमें नहीं दिखता है, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, साथ में यूवी रेडिएशन डालना पड़ेगा, तब हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, इस जो एग्रोस जेल है ना, ये बोल सकते हैं जेल नाम से ही लग रहा है कि क्या होगा, थोड़ा सा जेली टाइप का होगा, तो हमको क्या करना, उसको निकालना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और फिर जो निकला हुआ डीएनए फ्रैगमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, और क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये डायग्राम देख लीजिए, यही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम 2 to 4। ठीक है, ये क्या है, ये वेल है, ये मान लीजिए पूरा एग्रोस जेल का पूरा बोल सकते पूरा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, कुएं हैं, मीन्स वेल है, इसी में क्या डाले जा रहे हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स डाले जा रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ने कट कट करके रख दिए हैं। ठीक है, उसमें से हमें अपना लिए अच्छा वाला ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैथोड होगा जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये एनोड होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज है। हम बाहर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या डालें, एग्रोस जेल डाले जो कि क्या है, सीवीड है, एक समुद्री घास है। ठीक है, इसमें हमने क्या ढेर सारे वेल में क्या डाल दिए, डीएनए के फ्रैगमेंट्स डाल दिए। अब ये वाला बहुत हैवी है, ये भी हैवी है, जो सबसे छोटा वाला होगा वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एनोड की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि जो एग्रोस जेल है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट निगेटिवली चार्ज है, तो वो कहाँ, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, ये डीएनए के बैंड्स है। जो यहाँ पे लेन 1 है ना, ये अनडाइजेस्टेड का मतलब ये है कि ये
थोड़े बड़े हैं, मीन्स मोटे हैं, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक देखेंगे तो कुछ डीएनए क्या है, मूव किए हैं एग्रोसेल में, और जो 4th लेन वाला है वो सबसे ज़्यादा मूव किया। तो मीन्स कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है डीएनए का, और इसी को हम फिर क्या करेंगे, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, इसको कहाँ हमको जोड़ना है, हमको जोड़ना है अपने वेक्टर में, जहाँ ये क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। ये विजिबल किससे होगा, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, यूवी रेडिएशन के साथ, दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तब हमको ये दिखेगा। ठीक है, और कौन से कलर का दिखेगा, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बनेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर किसी भी लाइन में कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।